काशी से शुरू हुआ मिशन यूपी का प्रचार। काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। योगी के नाम पर मुहर लगी फिर एक बार। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। विरोधियों पर वार चुनौती बड़ी अब की बार। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। विरोधी भी तैयार, हथियारों को दे रहे हैं थार। बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आरंभ है प्रचंड मिशन यूपी के लिए बीजेपी का आरंभ है प्रचंड। बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई। यूपी में योगी के कामों की तारीफ की, विरोधियों पर जोरदार वार किए। इतना ही नहीं, वाराणसी समेत पूर्वांचल को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे और कुछ आंकड़े भी बताएंगे कि ये दौरा कैसे उद्घाटन दौरा बन गया प्रधानमंत्री की तरफ से। आखिर पूर्वांचल पर इतना बीजेपी जोर क्यों दे रही है। लेकिन ये आंकड़े दिखाने से पहले और बहस की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के काशी से चुनावों का ऐलान जंग कर दिया। बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। चुनावी प्रचार में काशी के लिए सौगातों की धूम थी। 1500 करोड़ की योजनाएं थी, 280 परियोजनाओं की भेंट। ये प्रधानमंत्री की यूपी के चुनावी घमासान में न्यू काशी की कल्पना के जरिए धमाकेदार एंट्री थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत कोरोना की पीड़ा पर मरहम लगाकर किया, फिर कोरोना योद्धाओं को सलाम था और फिर बता दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में यूपी में क्रांति आ चुकी है। यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। कठिन समय था, लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे तो एक साथ 7 साल का रिपोर्ट कार्ड ही पेश कर दिया। इस चुनावों की महारणभूमि में 2022 क्या 2024 का ही खाका खींच दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लगभग 10 मिनट काशी के बहाने पूर्वांचल का अपना विकास मॉडल दिखाया। युवाओं पर कहा रोजगार के नए अवसर खोले हैं, किसानों को निर्णायक कानून से फायदे बताए, हर घर जल से महिलाओं को सौगात गिनाया। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने हर कदम पर योगी मॉडल पर अपनी मुहर लगाई। 6 बार पीएम ने योगी की तारीफ की। काशी के पुरातन वैभव की समृद्धि ज्ञान की गंगा से भी जुड़ी हुई है। योगी जी की सरकार, ये सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे
उनमें और तेजी आई है। आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। योगी की प्रशंसा के साथ समाजवादी पार्टी पर बिना नाम लिए पीएम ने अपने पसंदीदा कुरुक्षेत्र से धावा बोल दिया। 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। प्रधानमंत्री ने आज बनारस में चुनावी बिगुल बजाकर पूरे पूर्वांचल में बीजेपी के प्रचार में ताकत झोंक दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने आज यूपी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर शहर दर शहर हल्ला बोला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में सड़कों पर निकले और पंचायत चुनाव में धांधली से लेकर राज्य में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा। क्या बात करेंगे परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद भरा पड़ा है। चाहे राजनाथ सिंह का परिवार हो, चाहे कल्याण सिंह का परिवार हो, चाहे वसुंधरा राजे का परिवार हो। अगर परिवारवाद कम पड़ जाता है तो इंपोर्ट करते हैं, चाहे उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाना पड़े, चाहे जितिन प्रसाद को लाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का बात कर रही है। प्रधानमंत्री जी को गंगा में बहती लाशें नहीं दिखी कोरोना काल में। कोरोना काल में उन्हें शमशान जो कब्रिस्तान बन गए थे सैकड़ों किलोमीटर के, वो नहीं दिखाई दिए। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी जी को और योगी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तुम मुझे पंत कहो और मैं तुम्हें निराला की तर्ज पर भाषण दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे निकलिए। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने मसूरी टू मुरादाबाद प्रचार का आगाज कर दिया। कई जगहों पर उनका रोड शो भी हुआ। ओवैसी जी प्रधानमंत्री जी आज काशी में हैं और योगी की बहुत तारीफ करके गए, राम राज्य की बात की है, लड़कियों की सुरक्षा, आतंकी पकड़े जा रहे हैं। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। यानी उत्तर प्रदेश के रण में हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री के इस वाराणसी वाले उद्घाटन पिच से चुनावी महाभारत का आगाज हो चुका है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी, समझा दिया, बता दिया प्रधानमंत्री कौन से एजेंडे के साथ वाराणसी पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आंकड़े बताएं, समझाएं कि कैसे ये चुनावी प्रचार का आगाज है, बड़ी खबर हम आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। जैसा आपने केंद्र में देखा है, वैसा ही यहां पर भी ताबड़तोड़ कैबिनेट विस्तार बड़े पैमाने पर करने की बात सामने आ रही है। यूपी बीजेपी कार्य समिति की कल बैठक होगी, माना जा रहा है कि उसमें आखिरी खाका इसका बन सकता है, जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में, यानी चुनावी रण की पूरी तैयारी है। अब आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, उससे पहले जल्दी से जरा आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि पूरा मामला है क्या, क्यों इसे उद्घाटन दौरा इस बार कहा जा रहा है। उद्घाटन दौरा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, एक के बाद एक 744 करोड़ का जो है 74 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, शिलान्यास वाला मिला लीजिए तो 1500-1600 करोड़ हो जाता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इंडो जापान दोस्ती की प्रतीक के तौर पर वो सबसे बड़ा था। बीएचयू में 100 बेड वाला एमसीएच मदर चाइल्ड हेल्थ विंग बनाया गया है। ऑक्सीजन प्लांट्स बहुत सारे, 14 अस्पतालों में देखिए नंबर 3 ऑक्सीजन प्लांट, ताबड़तोड़ इसे उद्घाटन आप कह लीजिए, उद्घाटन दौरा प्रधानमंत्री का। गदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, यानी विकास की छवि जो हमने वादे किए थे, अब हम उसका शिलान्यास करने के लिए पहले आए थे, अब हम उद्घाटन कर रहे हैं। गंगा में रो सेवा, जिसका पीएम ने आज जिक्र भी किया, इसका भी वहां पर उद्घाटन किया गया है। जो हमने शुरुआत की थी वो अब पूरा हो रहा है, ये चुनाव से पहले दिखाने की कोशिश है। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक के बाद एक ये तमाम उद्घाटन किए गए और मिशन यूपी का आगाज इसीलिए हम इसे कह रहे हैं। अब आपको बता देते हैं जरा आंकड़े क्या कहते हैं। पंचायत प्रमुखों का दम, 75 में से 67 सीटें बीजेपी के पास हैं। ये वो जोर है जिस पर बीजेपी फिलहाल इनकैश करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। 21 तो ऐसे थे, दो जो निर्विरोध बीजेपी का वहां पर कैंडिडेट जीत गया था, 21 सीटों पर वो चुन लिया गया था। अधिकतर में एसपी पर भारतीय जनता पार्टी ही भारी पड़ी थी, तो ये भी एक दम है जिसकी वजह से ये पूरी कवायद चल रही है कि उसको एनकैश किया जाए। 648 सीट जीते हैं बीजेपी और सहयोगी इस पंचायत प्रमुखों के दम में, जिसकी वजह से उनका दम ये पूरा दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से आपको जरा दिखा देते हैं कि किस तरह से प्रहार, समाजवादी पार्टी का भी नंबर आपको दिखा रहे हैं 90, किस तरह से बिना नाम लिए, समाजवादी पार्टी का पीएम ने नाम नहीं लिया, लेकिन 2017 से पहले भी यूपी के लिए पैसे भेजे जाते थे, लेकिन लखनऊ में रोड़ा लग जाता था, वहीं पर अटक जाता था पैसा। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों पर कुछ साल पहले तक यूपी में कारोबार करना मुश्किल था। अपराध, माफिया की वजह से लोग यहां पर आते नहीं थे, व्यापार नहीं करना चाहते थे। वो सूरत हमने बदली है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से कहा है, बिना नाम लिए वार किया है और इन सब के जरिए उन्होंने एक तरह से टोन सेट कर दिया है 2022 के चुनाव के लिए। कभी माफिया राज, आतंकवाद बेकाबू थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है, ये उन्होंने वहां पर बताने की कोशिश की। वही गुंडा राज जिसका वो बार बार समाजवादी पार्टी के काल में जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसे ही अपराध का आरोप अब समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। गौरव भाटिया मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजीव राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ गए। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगे। सुप्रिया जी को दिखाइए गौरव जी के साथ। और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं थी कि क्या कांग्रेस की तरफ से कोई जुड़ेगा, इसीलिए ये हुआ है। लेकिन मैं सभी के पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या ये चुनावी रणभेरी है, क्या ये उद्घाटन दौरा माना जाए? इस पर हमने बीते दिन भी बहस की थी, लेकिन आज जो टोन था पीएम का, उसमें वो समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए नजर आए, यानी ये चुनावी प्रचार का हिस्सा बन गया उनका ये बनारस दौरा। अंजना जी, देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने कई बड़े संदेश दिए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की उनको चिंता है, लेकिन बनारस उनके दिल में बसता है और एक सांसद होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको भी बड़ी बखूबी से वो पूरा कर रहे हैं। और इनके हिसाब से तो देखिए, अगर चुनाव 1 साल 1.5 साल दूर भी हो तो आप काम करना बंद कर दीजिए। जो हम पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने का लकवा कांग्रेस में मारा हुआ था या समाजवादी पार्टी में, वो चाहते हैं ये मॉडल भाजपा भी अपनाए, जो हम अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव की वजह से हो रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों को लिया जा रहा है। ये भूल जाते हैं किस तरह से कोविड के संकट में नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात काम किया। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 7 साल में
वो करीब 27 बार गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि रायबरेली सोनिया गांधी जी कितनी बार गई हैं जब से कोविड का संकट आया है? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी अमेठी गए थे, इसको करीब 1.5-2 साल हो गया। उन्होंने कहा था अमेठी से मेरा रिश्ता जुड़ा रहेगा। उसके बाद एक बार भी जाने का अवसर मिला? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी, क्या ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गए? नहीं गए। लेकिन आज एक बात स्पष्ट है कि हम लोग विकास जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे जनता हम पे विश्वास जता रही है और इसी बात की इनको बौखलाहट है। और इनका एक ही मकसद है, अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी करिए। धन्यवाद। इनका एक ही मकसद है, केवल एक धर्म विशेष का वोट इनको चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, थकती नहीं, रुकती नहीं। और जनता कह रही है मोदी जी भी कभी थकते नहीं, कभी थमते नहीं, कभी रुकते नहीं, वो विकास करते जाते हैं। रायबरेली जाने से सोनिया गांधी को या फिर अमेठी जाने से राहुल गांधी को, खैर अब तो अमेठी नहीं रहा उनके साथ, लेकिन कुछ तो रिश्ता रहा होगा, कई बार अमेठी से वो चुने हैं, तो क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं अपने संसदीय क्षेत्र से? सुप्रिया जी, क्यों नहीं रिश्ता? नहीं, पहले तो मैं जिस बहस के लिए बुलाई गई हूँ प्रधानमंत्री के दौरे पर, उस पर जवाब दूंगी। उसके बाद आपके सवाल का मैं जरूर जवाब दूंगी और मैं ये बोलती हूँ कि मैं उसका जवाब दूंगी। मैं थोड़ा हतप्रभ हूँ, और हतप्रभ इसलिए हूँ क्योंकि 2 हफ्ते पहले तो सबको पता है कि किस तरह का सरपुटअव्वल चल रहा था मोदी जी और योगी जी में, चाहे वो AK शर्मा को लेकर हो, चाहे वो 265 विधायकों को लेकर हो जिन्होंने उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और योगी जी का द्वंद्व हो, वो सारी बातें सबको पता है। योगी जी ने कहा मैं नहीं हटूंगा, मुझे करना है तो बर्खास्त करिए। ये भी सर्वविदित है, उत्तर प्रदेश का बच्चा ये बात जानता है। तो अब आज आके मोदी जी ने कुछ बातें कही है। मैं हतप्रभ हूँ कि उत्तर प्रदेश में आकर देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद उत्तर प्रदेश में आके शिव की नगरी में आकर सत्य नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। क्या वो हाथरस भूल जाते हैं? क्या वो चीरहरण जो अभी एक हफ्ते भर पहले हुआ है वो भूल जाते हैं? क्या वो कुलदीप सिंह सेंगर भूल जाते हैं? क्या वो चिन्मयानंद भूल जाते हैं? क्या वो ADG लॉ एंड ऑर्डर और प्रवक्ताओं और मंत्रियों का वो बयान भूल जाते हैं कि दुष्कर्म हुआ ही नहीं और CBI कहता है रेप हुआ है? क्या वो ये भूल जाते हैं कि सारी सरकार सेंगर को बचाने में लगी हुई थी? क्या वो भूल जाते हैं कि चिन्मयानंद जी की गिरफ्तारी ही नहीं होने दे रहे थे योगी जी? ये कैसी बातें करते हैं मोदी जी आकर? अरे उनकी 4 महिला मंत्रियां जो केंद्र में है वो ना बोले तो चलिए मैं मान सकती हूँ, सत्ता का सुख इतना ज्यादा उन लोगों के लिए हो गया है कि उनको महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं दिखता। जो मोदी जी आकर ऐसी बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी जी ने कहा कोरोना का बड़ा जबरदस्त प्रबंधन हुआ है। दिस इज केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। आपके कुप्रबंधन के चलते तो लोगों की जानें गई। उत्तर प्रदेश में जो भयानक मौत का मंजर देखा गया वो गंगा के आंचल में तैरती लाशों में हमने देखा। आप तो गंगा पुत्र अपने आप को कहते थे। आपने काशी से लेकर कहा तक लाशें तैरती हुई दिखी, बलिया तक लाशें तैर रही थी, आपने उस पर नहीं बोला। आपने उल्टे कह दिया बड़ा जबरदस्त प्रबंधन हुआ है। क्या जबरदस्त प्रबंधन था कि सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते थे कि मैं NSA लगा दूंगा, ऑक्सीजन की बात करी, मैं प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। सूबे के मुख्यमंत्री के चलते 14 डॉक्टरों ने एक साथ रिजाइन किया था उन्नाव में। ये कैसी बातें करते हैं मोदी जी? मोदी जी ने आकर कुछ शिलान्यास किए। रुद्राक्ष की बात मेरे प्रश्न का उत्तर भी ले लीजिए 10 सेकंड में अगर ले सकते। आंखों से आंसू निकल रहा है। ठीक है मिस श्रीनेत, ठीक है। अब मुझे अन्य लोगों से भी, गौरव भाटिया जी देखिए, सबको एक बार बोल लेने दीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। मुकाबला आपको करना है, सबसे करना है, इसलिए ये मत बोलने लगिएगा कि मैं अकेले हूँ, 5 मेरे खिलाफ है। तो ऐसा तो हर राज्य में रहता ही है। सबको बोल लेने दीजिए, टाइम कम पड़ जाता नहीं। तो राजीव राय जी आ रही हूँ। अरे सबका उत्तर दीजिएगा ना प्रभु, सब आप ही पर हमला बोलेंगे। राजीव राय जी, प्रधानमंत्री ताकत झोंक रहे हैं और उनको पता है कि बनारस का सिग्निफिकेंस एक के बाद एक, जो उन्होंने शिलान्यास पहले रखा था, आज उद्घाटन करने का वक्त है, चुनाव के पहले है। तो उसमें जो सवाल गौरव भाटिया पूछ रहे हैं, आतंकी पकड़े तो चुनावी है, अगर कहीं उद्घाटन करें, बनारस को कुछ सुपुर्द करें तो चुनावी है, ये तो नहीं चलेगा। और वो कह रहे थे कि समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए आप लोग ये सब बोल रहे हैं बनारस के खिलाफ। अंजना जी, किसने कहा चुनावी? मैंने तो नहीं कहा चुनावी है। अंजना जी, जो सबसे बड़े दुख का बात है, मैं उस बनारस शहर से पढ़ा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन वहां से हुई है। हाँ। और मुझे उम्मीद था कि 7 साल बाद जब दूसरी बार प्रधानमंत्री जी इतने लंबे गैप के, हालांकि वो एक पेंडेमिक है, उससे शिकायत नहीं है कि क्यों इतने देर बाद आए, तो स्मार्ट सिटी में बुलेट ट्रेन पर बैठ कर आएंगे। नहीं आते तो कम से कम एक बेसिक काम जरूर करना चाहिए था। अंजना जी, आज उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी या विपक्ष को झूठ नहीं बोला है, आप मीडिया वालों को भी झूठ बोला है।
और इस महीने में बोला है कि बनारस में जो लाशें तैर रही थी और मेरे गांव बलिया होकर वही गंगा नदी आपके गांव तक भी जाती है, बक्सर होते हुए हर जगह जो लाशें तैर रही थी उसको उन्होंने झूठ बोला। जहां चिताओं को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं बोल रही थी उसको झूठ बोला। उन्होंने झूठ बोला कि पद्म भूषण छन्नू मिश्रा की बेटी दवा का भाव में मर गई और उसका मुंह देखने के लिए भी 25,000 रुपया मांगा गया, ये झूठ है। उन्होंने झूठ बोला कि राजन बनारस से गौरव राजन मिश्रा ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए, ये सब झूठ है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी झूठ बोला। प्रधानमंत्री जी आपको याद दिला दूं 2014 की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे ना तो आपका जो 56 इंच वाला डायलॉग फेमस हुआ था, नेताजी 56 इंच का सीना चाहिए 24 घंटा बिजली देने के लिए। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कहीं 56 इंच का अभी तक 24 घंटा बिजली नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी जिस रास्ते से मैं बनारस से पढ़कर अपने गांव जाता था, गाजीपुर जियारघाट बलिया, वो रास्ता अभी 4.5 साल में नहीं बना है। प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ से लेके मऊ तक जो मैंने सड़क पास कराई थी, जहां छोड़ा वहीं पर अटक गया। प्रधानमंत्री जी मेरे लोकसभा से आपके योगी जी के मठ तक वैसे रास्ता टूटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ला कानून और व्यवस्था इसलिए बन गया है कि आपके लखनऊ के थाने में आपका विधायक बैठता है, और कानून व्यवस्था इसलिए बन गया है कि इटावा में आपका विधायक एसपी को थप्पड़ मारता है। लखीमपुर में कल तो एक चैनल पर वायरल हो गया कि वहां के विधायक चिरहरण करवा रहा है। प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री है, खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक नहीं है। जब आते हैं तो सबको उम्मीदें होती है। कल जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी बनारस में आकर बोला है ना, वो लाखों आत्माओं को जो तड़प तड़प कर मर गए, जो जिन ऑक्सीजन की दवा का भाव उनको पीड़ा हुई होगी, उन परिवारों को कष्ट हुआ होगा। एक बार काशी में तो आकर लोग अंतिम भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को लंबी उम्र और स्वस्थ प्रदान करे। काशी में तो मोक्ष के लिए आते हैं और सारा काम फेस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार आकर माफी मांग लेते। प्रधानमंत्री जी योगी जी का बचाव जो कर जो पाप किया है ना, उसकी सजा भगवान न करे। प्रधानमंत्री जी को लोकतांत्रिक तरीके से ठीक है, दोनों की बात नोट हो गई है। गंगा और कोविड के मिसमैनेजमेंट से लेकर राजीव राय जी अपराध पर बोल रहे थे। वारिस पठान साहब, मसूरी टू मुरादाबाद दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने ओवैसी जी यूपी में निकल गए हैं और उनको खटक रहा है मोदी जी का ये बनारस दौरा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मोदी जी पे बता दूं अंजना जी, बड़ी हैरत की बात लग रही है, मुझे हंसी भी आ रही है। आज मोदी जी ने एक ही सेंटेंस में 3 झूठ एक साथ बोल दिए, झूठों में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर माफिया राज खत्म हो गया है, रूल ऑफ लॉ लग गया है, कोविड के लिए योगी जी ने बहुत अच्छा वहां पे प्रावधान किया, जबकि ये तीनों चीज सरासर झूठ है। हमारे पास आंकड़े हैं जो ये बताता है कि माफिया रूल तो खत्म हुआ ही नहीं है। अभी 3 दिन पहले की हरकत है कि एक पत्रकार ने लिकर माफिया के खिलाफ लिखा था तो उसको मार दिया गया। रूल ऑफ अभी हमारी जो माँ बहने रस्ते में घूमती है लेडीज के खिलाफ जो वहां पर ये चल रहा है क्राइम, वो तो 66% बढ़ गया। करप्शन की बात की, करप्शन में भाजपा के इनके खुद के एमएलए जो वहां के थे उन्होंने कहा योगी राज में हाईएस्ट करप्शन हो गया है। और कोविड काल की तो आप सबने देखा है, प्रधानमंत्री ने कहा था महागंगा ने बुलाया है, हम सबने देखा कि किस तरह गंगा के किनारे पर हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें तैर रही थी। 2000 से ज्यादा लाशों को वहां पर तैरता हुआ देखा गया। बाद में छुपाने के लिए उस पर पीला कपड़ा डाल दिया गया तो हमने देखा कि कुत्ते उन लाशों को खा रहे थे। ये तो प्रधानमंत्री जी ने छुपा दिया। प्रधानमंत्री को सच बताना था। प्रधानमंत्री ने उन लोगों का इंसल्ट किया जिनके घर वाले परिजन वालों की जाने चले गई इस कोरोना काल के अंदर। उनका क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में हमारी सरकार और यूपी की सरकार टोटल फेल हो चुकी है, जबकि प्रधानमंत्री ने वो नहीं कहा। प्रधानमंत्री गए माफिया रूल के ऊपर, कायदे कानून पे, जबकि योगी ने कहा था ठा 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 वाली पॉलिसी यूज करेंगे और उन्होंने किया। किस तरह से हमने देखा पिक्चर की तरह विकास दुबे का भी एनकाउंटर हो गया। आप हमारे सबके सामने, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों को उठा उठा के जर्नलिस्टों को भी झूठे झूठे केसों में बंद किया जा रहा है। तो कहां कम हुआ? तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको पूरे देश के हित में बात करना चाहिए था, जो हकीकत थी बयान करना था। आप तो यूपी के अंदर सिर्फ प्रचार करने चले गए, मगर जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, सब समझ लिए। सबका जवाब गौरव भाटिया देंगे। और आपसे आचार्य जी मैं पूछूंगी कि बनारस की सुध पीएम ले रहे हैं तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या गलत है? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण इसका जवाब देंगे और फिर सभी की बातों का जवाब देंगे गौरव भाटिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम रुक रहे हैं, लेकिन ये रणबेरी है यूपी के चुनाव में और उद्घाटन दौरा इसे इसीलिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए। आरंभ है प्रचंड, विरोधी भी उसी तरह से स्वर अपने निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल में आज प्रधानमंत्री के दौरे पर यह चर्चा। इससे पहले कि गौरव जी आप जवाब दें, आचार्य जी के पास एक बार मैं आना चाहती हूँ। आचार्य जी,
एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। बनारस से एक तो हिंदुत्व का जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको एक पुश मिलता है, दूसरी तरफ विकास जो शिलान्यास किया था पहले उसका उद्घाटन दौरा बन गया। यानी बड़े पैमाने अगर राहुल गांधी अमेठी नहीं बचा पाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को ही खो देते हैं जो कि गांधी परिवार की विरासत में मिली हुई थी, तो फिर इसमें दोष पीएम का कैसे हो सकता है कि वो बनारस को सेंटर पॉइंट बनाकर 2022 से लेकर 2024 तक का निशाना साध रहे हैं? देखिए अंजना जी, काशी का पौराणिक दृष्टिकोण से, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है और अब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काशी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि काशी ने 2014-2019 में भारत को प्रधानमंत्री दिया है। अब सवाल है प्रधानमंत्री जी के इन घोषणाओं का और उनके इस दौरे का। तो देश का प्रधानमंत्री अगर अपने क्षेत्र को कुछ देता है तो कोई एहसान नहीं करता, ये उनका दायित्व है, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फर्ज है, ये उनका धर्म है। लेकिन अंजना जी मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये मेगा इवेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े इवेंट के करने के मास्टर हैं और उनका इसमें कोई सानी नहीं है। वो जानते हैं कि सरकार रोजगार के मुद्दे पे, सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, सरकार कोविड के मोर्चे पे फेल हो चुकी है, महंगाई के मोर्चे पे फेल हो चुकी है। तो एक नया कुछ प्रस्तुतिकरण किया जाए जिससे कि वो सब चीज़ें ढक जाएं, तो उन्होंने ये धमाका किया है। और मुझे आज दो बातें मैं कहना चाहूँगा कि अंजना जी, एक तो प्रधानमंत्री जी योगी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए नजर आए। ऐसा कम देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जी किसी मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ करते हों, नजर आए हों। आज ये मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो ये है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जी योगी जी की बहुत ज़्यादा और कई बार तारीफ करते हुए नजर आए। दूसरी बात अंजना जी ये है कि जब चिराग बुझने को होता है ना तो थोड़ा तेज जलता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को ये मालूम है कि अभी स्थिति ठीक नहीं है और कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की दिशा में हम बढ़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का चुनाव 2024 की भारत के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। इसलिए यूपी का जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसी मतभेद हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए एक तो प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई मेरे और योगी जी के बीच में जो तमाम तरह की चर्चाएं थी वैसा कुछ नहीं है और मैं योगी जी का एक प्रशंसक हूं और योगी जी के कामों की सराहना करता हूं। दूसरा ये भी मैसेज देने की कोशिश की है जो कोरोना में जो फेल्यूर हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको ढकने की कोशिश की गई है। ठीक है गौरव जी, यही गलतफहमी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज 6 बार योगी जी की तारीफ की क्या? क्योंकि सुप्रिया जी हर दिन 6 बजे बैठकर बोलती थी, राजीव राय जी भी, वारिस पठान जी भी, कि देखिए यहाँ से जो भी ऑफिसर भेजते हैं उनसे मिलते तक नहीं है योगी जी, इसीलिए 6 बार नाम लेकर तारीफ की। देखिए क्या बनारस के जरिए लखनऊ 2022 में और लखनऊ के जरिए दिल्ली द्वार 2024 में ये निशाना है। अंजना जी थोड़ी नजरे इनायत हम लोगों पे भी कर दिया करिए। जैसे जैसे राजनीतिक हम लोगों की पार्टी की सीटें बढ़ती हैं चैनल पे समय कम हो जाता है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूंगा मोदी जी की एक खूबसूरती है। खूबसूरती क्या है? जो विपक्ष उनके ऊपर नफरत के पत्थर फेंकता है उसी से वो विकास का पुल बनाते हैं और नागरिकों के दिल में जगह बना लेते हैं। मैं कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि मोदी जी ने योगी जी की तारीफ करी, अच्छा लगा ना कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है। ऐसी ही तारीफ क्यों नहीं सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे की कर देते हैं, सचिन पायलट अशोक गहलोत की कर देते हैं। और अंजना जी 3 विकेट गिराने हैं तो पहले कांग्रेस से। अरे एक सेकंड सर, यहाँ भी कहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ तारीफ करते हैं योगी जी की? मैं एक बार आ जाऊं अंजना जी। अंजना जी मैं देखिए बहुत देर इंतजार किया, मैं समझता हूँ इतना जरूर समय मिलेगा कि तीनों की बात का उत्तर दे सकूं। कार्ड क्यों खेलने लगते हैं आप? जवाब दीजिए। मैंने एक काउंटर क्वेश्चन आप ही से किया। किस बात के लिए विक्टिम? विक्टिम किस बात के भाई? आज आप शिकायत कर रहे हैं सर, बोलिए। केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ करते हैं योगी जी की बात? मैं उस पे आऊंगा, अभी पहले मैं उत्तर दूंगा जो अभी तक चर्चा हुई। आपकी नजरें इनायत रहे, बस यही मैंने कहा, कोई शिकायत नहीं कही और आप मुस्कुरा रही है, अच्छी लग रही है। चलिए सबसे पहले देखिए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में कह रहे हैं चिराग बुझ रहे हैं,
चिराग जो बुझने की बात है, ये कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता है। टिमटिमाने वाली बात छोड़िए, इनके चिराग तो बुझ चुके हैं और इनको अंडा पार्टी कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के नतीजे आए, इनको मिला अंडा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में इनको मिला अंडा। दिल्ली विधानसभा में 2 बार इनको मिला अंडा। और सुप्रिया जी ने एक बात उठाई महिला सुरक्षा की, तो मैं इनको सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं और एक मैं न्यूज दिखा रहा हूं। ये राजस्थान की है, 2 दिन पहले की है। किस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हुआ। अशोक गहलोत कुछ नहीं कर रहे। 5,997 2019 की एनसीआरबी रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा दुराचार के मामले राजस्थान में है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अंजना जी कि बुलेट ट्रेन में आते। अरे बुलेट ट्रेन भी आएगी, 56 इंच की छाती है और आप देखेंगे। लेकिन जो वर्दी का अपमान अखिलेश यादव करते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनका धर्म देख के कहते हैं वर्दी पे भरोसा नहीं है, तो जनता ये कह रही है आजम खां की भैंसें ढूंढने वर्दी गई थी, उसी भैंस पे आजमगढ़ चले जाते सांसद महोदय। उसका उत्तर नहीं दिया कि अपने क्षेत्र में क्यों नहीं गए हैं। दूसरी बात, जिया उल हक डेप्यूटी एसपी था, मारा गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, याद रखिएगा। अमिताभ ठाकुर डीआईजी थे। कौन धमकी दे रहा था फोन पे? खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, वो धमकी दे रहे थे। तीसरा, आप AIMIM पे आते हैं। ये लोग 18% की राजनीति कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, आप 18% को साध रहे हैं ना, हम तो 100% का दिल जीतने आए हैं। और जो 82% हैं वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और ओवैसी जी, केवल आपसे एक ही प्रश्न है, जब आप महाराजा सुहेल देव का अपमान करते हैं, राजभर कम्युनिटी का अपमान करते हैं, तो ये तो बता दीजिए कि ओवैसी जी खड़े कहां हैं? महाराजा सुहेल देव के साथ खड़े हैं या एक आक्रांता मसूद गाजी इसके साथ खड़े हैं? ये उत्तर प्रदेश पूछ रहा है। महमूद गजनवी मसूद गाजी गाजी गजनवी भी मसूद गाजी, उनका भांजा, उनके भांजे के मजार पर गए थे। ठीक है, जल्दी से सुप्रिया जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं राजीव राय फौरन आपके पास आ रही हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए। आपने हालांकि अमेठी जो गवा दिया राहुल गांधी ने, उस पर आपने एकदम नहीं बोला। आप कांग्रेस वाले सवाल से एकदम भाग जाती हैं। आप बीजेपी पर ही रोज ऐसे लिखती हैं, लेकिन आज राजस्थान पर भी कुछ बोलिए, कुछ अमेठी पर भी बोलिए सुप्रिया जी। मुझे लगता है आपके डिबेट पे काफी करती हूँ, ये तो आपकी कंप्लेन नहीं हो सकती कि मैं सवाल से भाग जाती हूँ, लेकिन क्योंकि आपने कंप्लेन करी मैं जवाब जरूर दूंगी इसका। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ, संजीदगी की बात है कि चले थे काशी को क्योटो बनाने, बना दिया है वेनिस। एक दिन की बारिश ने पूरे काशी को डुबो दिया है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सच तो ये है कि काशी के साथ पूर्वांचल के 10 जिलों में वैक्सीनेशन 50% गिर गया है, उसके बारे में बात नहीं होगी। बात ये नहीं होगी कि गोरखपुर से काशी को 4 लेन जो जोड़ने वाला था वो 7 साल से बनी रहा है, 35% काम हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप क्यों बौखला जाते सवाल सुन के? इनकी दिक्कत क्या है? इनसे सवाल पूछ लो तो ये बौखलाने लगते, इनको मुस्कुराहट दिखाने लगती है, इनको दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाती है भैया, बोलने दीजिए। आप क्या परेशान हो जाते क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं गई सोनिया गांधी? क्या दिक्कत हो जाती है? कोविड का संकट जनता पूछ रही है, रायबरेली की सांसद महोदय क्यों नहीं आए? क्या बौखलाहट है इस पे? आंखों पे चश्मा लग जाया था, हस्तिनापुर की सभा में जैसे अमेठी राहुल गांधी गए नहीं, 2 साल हो गए, उस पर उत्तर नहीं बौखला जाते। अरे आप बौखलाई थी, आप बोला नहीं था, मैडम, बोलने लगे। आपका समय खत्म। क्या है ना, आपसे सवाल पूछो तो आप बौखला जाते हैं। कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी उस वाले, कभी उस वाले, कभी ये, कभी वो। दिक्कत की बात ये है कि आप सिर्फ अभद्र भाषा में बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पे भी तो बोला करिए, भाजपा की दिक्कत क्या है कि आप जानते हैं आपके पास कुछ कहने को होता नहीं है। आपकी अपनी पार्टी में आप मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैंने तो सवाल पूछा। काशी को क्योटो नहीं, काशी को वेनिस बना, काशी को क्योटो ने वेनिस बना दिया। राजीव राय जी, मैं एक जवाब लूंगी आपसे, सबका लूंगी गौरव जी एंड में। छन्नूलाल मिश्रा जी की लड़की का शव नहीं मिला था, वो सिर्फ 1 मिनट बचा है, सिर्फ 1 मिनट बचा है, प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज। राजीव राय जी, राजीव अंजना जी, गौरव भाटिया के बारे में मैं कभी सोचता हूँ कि बोलूं या ना बोलूं, जिसकी सोच ही अंडा और भैंस में अंडा हो गया है। अखिलेश यादव अगर नहीं होते तो गौरव भाटिया आपके चैनल पर नहीं बोल रहे होते। इसलिए व्यक्तिगत आक्षेप राजनीति में नहीं करना चाहिए। ये बहस तो अनंत है ना राजीव जी,
फिर तो मुलायम सिंह यादव नहीं होते तो अखिलेश यादव नहीं होते, तो ये तो अनंत बहस है। सब प्लीज निजी आरोप से बचते हैं, निजी आरोप से बचते हैं। मिस्टर पठान प्लीज निजी आरोप पर इसको बहस को जल्दी से वारिस पठान जी एक लाइन में, फिर गौरव जी से मुझे जवाब लेना। अंजना जी, दूसरी बात, आपने एक सवाल किया था कि आज असद ओवैसी भी वहां पर है, तो बिल्कुल असद ओवैसी साहब भी वहां गए हैं। हम भी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, राजभर साहब की जो पार्टी है भागीदारी संकल्प मोर्चा उनके साथ में, और आपने खुद ने देखा होगा, आपके चैनल पे भी मैं देख रहा था, लोगों की मोहब्बत उनके साथ कितनी थी। देखिए कितने लोग जुड़ते आ रहे हैं। और मैं पूछना चाहूंगा गौरव भाटिया, सिर्फ 18% लोग हमारे साथ क्यों रहेंगे? हमारा हिंदू भाई, ब्राह्मण भाई, दलित भाई क्यों हमको वोट नहीं देगा? गौरव जी जवाब जल्दी से। विकास की राजनीति, गौरव भाटिया, रोजगार का जलाओ चिराग, ये सब गंदी चीजें छोड़ दो, बहुत अंधेरा है। चिराग विकास का जलाओ। जल्दी बोलिए गौरव। सिर्फ एक बात कहूंगा, ये जितनी पार्टियां आपके चैनल पे इस वक्त प्रवक्ता भेजे हुई हैं, ये सब लोग सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। और जब बनारस का चेहरा बदल रहा है, जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो इनको नफरत। अभी बड़ा इम्तिहान बाकी है, बड़ा इम्तिहान गौरव भाटिया जी बाकी है। विकास से लेकर हिंदुत्व सबकी छवि आप दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर कुछ सवाल उठते हैं, या फिर बनारस में बारिश के बाद क्या हाल है उस पर, तो इन सब का भी जवाब आप ही को देना होगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए हल। आरंभ है प्रचंड। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग वाराणसी से चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। जमकर बरसे विरोधियों पर बिना नाम लिए। दूसरी तरफ उद्घाटन के बाद उद्घाटन कह रहा था कि विकास की तस्वीर जनता को समझानी थी। इस पर आप देख रहे थे अल्लाह बोल, देखते रहिए आज तक।